स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण। अब उसके प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू किरण भास्कर जी आज उपस्थित हैं। वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। आज की वो फैकल्टी भी हैं। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के प्रति हम लोग ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये संस्थान आज इस रूप में है। इसके अतिरिक्त हम लोग, जिन्होंने हमको इस एक्यूप्रेशर की विधा में परिचित कराया, प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम कृतज्ञ हैं और उनके प्रति भी श्रद्धावनत है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। उसी को आप सभी के माध्यम से हम लोग जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं, आपके घर परिवार को नहीं, आपके पास पड़ोसियों को नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः नीतू किरण जी का स्वागत कर रहे हैं और उनको आज के क्लास के लिए
आमंत्रित कर रहे हैं। मैं शेयर कर दे रहा हूं मैडम। यस सर, फाइन सर। सर हाँ, एडिमा। या एडिमा, जिसे हिंदी में शोथ या शोथ या शोफ कहते हैं, शरीर के किसी अंग का या ऊतक का आवश्यकता से अधिक तरल का होना या उसमें तरल का बने रहने को हम एडिमा कहते हैं। An abnormal accumulation of fluid in interstitium, serous cavity or organ is called the edema. चाहे सेल में, टिश्यू में या किसी ऑर्गन में जितना जरूरत है उससे ज्यादा फ्लूइड अगर अकुमुलेट हो जाता है तो हम उसे एडिमा कहते हैं। इसे दो वर्गों में विभाजन किया गया है, अंतःकोशीय शोथ इंट्रासेलुलर एडिमा और बाह्यकोशीय शोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा में क्या होता है कि विद इन सेल, इनसाइड सेल अगर अकुमुलेशन हो जाता है तो हम उसे इंट्रासेलुलर एडिमा कहते हैं। और दो सेल के बीच में, दो टिश्यू के बीच में ऐसा कुछ होता है, इसमें जब अकुमुलेशन होता है फ्लूइड का तब हम उसे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल एडिमा कहते हैं। सामान्यतः दोनों प्रकार के शोथ साथ साथ मिलते हैं। ऑब्वियसली जब फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू करेगा तो सबसे पहले तो विद इन सेल होगा, फिर दो सेल के बीच में भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि नॉर्मली दोनों ही एक साथ देखा गया है। इंट्रासेलुलर एडिमा, अंतःकोशिकीय शोथ, इसे भी दो, इसके मुख्य कारण दो हैं। पहला है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है इन्फ्लामेटरी एडिमा। तो हम पहला देखते हैं कोशिकीय मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कम आपूर्ति, इनएडुकेट न्यूट्रिशन के कारण भोजन सामान्य से कम होने पे ऊर्जा उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनिक पंप कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण सामान्य से अधिक अंदर आए जल व आयंस को कोशिका से बाहर भेज पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः अंतः कोशिकीय शोथ सामान्यतः कोशिका की होने वाली मृत्यु का घोतक माना जाता है। इस दशा में एडिमा यदि त्वचा के नीचे हो और उसे तर्जनी अंगुली से दबाया जाए तो वहां पे गड्ढा नॉन पिटिंग एडिमा नहीं पड़ता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या कहते हैं कि जब उसे न्यूट्रिशन का कमी हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से वहां पे जितना एनर्जी होना चाहिए वो एनर्जी जेनरेट नहीं होता है और तो वहां पे आयंस है जो वीक पड़ जाते हैं, तो आयन का आदान प्रदान नहीं होता है, तो जल के साथ ही आयंस बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो बाहर नहीं निकल रहा तो वो जल और आयंस कोशिका के बाहर नहीं भेज पाने की वजह से वो अंदर ही अकुमुलेट होने लगता है और ऐसा ये दशा है कि सेल इसमें मरने लगते हैं। तो अगर हम अपने इंडेक्स फिंगर से उसको उसको अगर प्रेस करते हैं तो वहां पे नॉन पिटिंग एडिमा नहीं पड़ता, मतलब कि देन पिटिंग एडिमा पड़ता है। कहने का मतलब हम उसको दबाते हैं तो वहां पे नॉन पिटिंग एडिमा नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब कि पिटिंग एडिमा मतलब कि जब हम करते हैं तो खड्डा आता है। नहीं, सेकेंड वहाँ है, वहाँ वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है मैडम, वहाँ गड्ढा नो नहीं पड़ेगा, इसको नॉन पेडिंग एडिमा बोलेंगे और वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, ये खतरनाक है। सर यहाँ लिखा है नॉन पिटिंग एडिमा नहीं पड़ता है। अच्छा, नहीं, गड्ढा नहीं पड़ता है। ना ना, सर, गड्ढा नहीं पड़ता हाँ है, ये नॉन पेडिंग एडिमा इसको बोलते हैं। हाँ, सो जी, नॉन पिटिंग मतलब कि ये गड्ढा नहीं नहीं, पड़ता है, ये खतरनाक है। इस एडिमा में गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता है, तो हम्म, ये जैसा सर ने बताया ये ज्यादा डेंजरस है। जी। सेकेंड है इन्फ्लामेटरी एडिमा।
टिश्यू इन्फ्लामेशन मतलब ये टिश्यू के बीच में सेलुलर मेम्ब्रेन की आर पार क्षमता परमिबिलिटी बढ़ा देती है, जिसके कारण अंतःकोशिकीय तरल की मात्रा बढ़ जाती है। इस एडिमा जल्द ही शरीर के बचाव प्रतिक्रिया द्वारा समाप्त किया जा सकता है। मतलब कि ये इतना परमिएबल, उसका परमिएबिलिटी बढ़ गया है, मतलब आयंस और वाटर जाने का उस चांसेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर अकुमुलेशन ज्यादा हो जाता है और वहां पे जल बढ़ जाता है। और ऐसा अगर इसको हम ट्रीट करते हैं जल्दी तो ये इसका ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो जाता है। सेकेंड है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंडस्ट्रियल एडिमा। बाह्य कोश के तरल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यह तरल जो कोशिकाओं के बीच में शेष स्थान इंटरस्टेलर फ्लूइड मतलब दो सेल के बीच में जो जगह है वहां पे एक्स्ट्रा फ्लूइड बढ़ जाता है तथा प्लाज्मा दोनों आते हैं। यहाँ मुख्यतः इंटरस्टिशियल तरल को संदर्भ में ले रहे हैं। इस रिक्त स्थान इंटरस्टिशियम में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वह तरल दशा में नहीं है, अपितु विशेष प्रोटोग्लाइकॉन फिलामेंट में फंसा तरल है, जो गाढ़े तरल मतलब वो थोड़ा सा ठीक है, वाटर की तरह नहीं है, वो जेल रूप में है। शरीर में सामान्यतः इस जेल की मात्रा 10.5 लीटर होती है और असामान्य परिस्थितियों में यह 5+1 लीटर तरल एक्स्ट्रा अकुमुलेशन करता है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में एडिमा की पहचान इस एक्स्ट्रा तरल संचय के पश्चात होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा सेलुलर में बता रहा है कि जो फ्लूइड है वो पानी जैसा नहीं होता है, वो एक जेल मतलब गाढ़े रूप में है एंड what हमारे शरीर में उसका एक्स्ट्रा अकुमुलेशन हो जाता है। सर नॉर्मल है 10.5 लीटर बट मतलब कि कहने का मतलब 15 to 16 लीटर हो जाता है अकुमुलेशन हो करके। ओके तो +5+1 ±1 लीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, कहने का मतलब कि 14 to 16 लीटर। नॉर्मल है 10.5 लेकिन अगर वो ऐसा होता है बढ़ता है तो वो 14 to 16 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। गाढ़ा पड़ने वाला, अच्छा गड्ढा, सॉरी गड्ढा पड़ने वाला मतलब कि जब एडिमा होता है हमारे बॉडी में तो लोग इंडेक्स फिंगर से जांच करते हैं। तो जब इंडेक्स फिंगर से को प्रेस करते हैं तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। तो ये गड्ढा पड़ने का इसमें 3 ग्रुप है। नॉन पिटेबल जब वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं गड्ढा पड़ने का, उसमें कारण क्या है। हाइपोप्रोटेनीमिया के कारण, भोजन में कमी या सिंथेसिस से अधिक एक्सक्रीशन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, लिवर डिजीज। कार्डियक एडिमा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर, मिट्रल स्टेनोसिस। 1 सेकेंड सर। हेलो। सो सॉरी। एंड रीनल एडिमा होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुल एंड ट्यूब्यूल्स। तो जब प्रोटीन की कमी है और उसमें जब एडिमा होता है उसका कारण है कि हम या तो खाना कम खाए हैं या जितना सिंथेसिस हो रहा है उससे ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, और जिस ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कम होगा, और ये लीवर सिंड्रोम डिजीज में देखा जाता है। कार्डियक एडिमा होता है जो हार्ट से रिलेटेड है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाता है और मिट्रल स्टेनोसिस में ऐसा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ही जब खुलता है तो पूरे बॉडी में ब्लड जाता है ना सर। जी। तो अगर वो फेल हो जाता है तो इसकी वजह से क्योंकि वो ब्लड जा ही नहीं रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जहां तहां अगर बॉडी में अकुमुलेशन हो रहा है और ये हार्ट की वजह से होता है। और मिट्रल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब हार्डनिंग, तो मिट्रल वॉल्व है वो हार्ड हो जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है।
इसकी वजह से कार्डियक एडिमा होता है। थर्ड है रीनल एडिमा। रीनल का मतलब ही होता है किडनी, रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी में जो ग्लोमेरुलस है, जहां से कि यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, और ट्यूबुल्स है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन अच्छी ढंग से नहीं होता है, तब इसको रीनल एडिमा कहते हैं। नॉन पिटेबल हम देखते हैं तो मिक्सोडोमेटस, एंड सेकेंड है फाइलेरियल। माइक्सोडेमेटस, थायरॉक्सिन डिफिशियंसी, डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसमें थायरॉक्सिन डिफिशियंसी होता है और डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। फाइलेरियल होता है लिम्फेटिक ब्लॉक्ड। हमारा जो लिम्फ नोड्स है और लिम्फेटिक सिस्टम है, वो हमारे शरीर का इम्यूनिटीज को बाहर निकालता है, जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन से अलग होता है। इसमें लिम्फ से जो फ्लो करता है, बट ये भी एक सिस्टम है। तो अगर वो ब्लॉक हो जाता है, स्पेशली नोड्स के पास, या वो लिम्फेटिक सिस्टम कहीं भी ब्लॉक होता है, तो इसमें फाइलेरिया हो जाता है। स्पेशली उसमें पैर है जो स्वेलिंग एडिमा पैरों में आ जाता है, वो क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स है वो नीचे जा रहा है। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम से वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जब वो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो पैर में स्वेलिंग आ जाता है। सेकेंड है generalized due to the low plasma osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन अगर वो ऑस्मोसिस कम हो जाए तो भी बाहर निकलने की बजाय बॉडी में ही अकुमुलेशन होने लगता है, टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में, या ऑर्गन में। ऑन डिपेंडेंट पार्ट्स, एंकल, डॉर्सम ऑफ द फुट, वर्स्ट ऑफ द एंड ऑफ द डे। ओके, ये मतलब कि दिन भर काम करने के बाद, दिन भर खड़े रहते हैं, शाम में ये ज्यादा वर्ष बहुत खराब स्थिति में हो जाता है, और स्पेशली ये एंकल के पास होता है, पैर के पास। और स्पेशली फीमेल में देखा गया है ये ज्यादा, एंकल के पीछे, एंकल के आसपास में काफी स्वेलिंग होता है वो। ऑन फेस बिलो लोअर आई लिड्स, इसको ये इसीलिए उसको वाटर बैग्स भी बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट को देख करके हम लोग समझते हैं कि उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यूरिनरी ब्लैडर और किडनी दोनों से रिलेटेड होता है। मतलब यहाँ पे कोल्ड एनर्जी गड़बड़ हो जाता है तो आंखों को नीचे और फेस पे स्वेलिंग दिखता है। तो जितना टॉक्सिन्स किडनी को बाहर निकालना चाहिए, तो वो पानी की वजह से ही निकलता है, यूरिन के साथ निकलता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि ग्लोमेरुलस और ट्यूबुल्स, जहाँ की यूरिन फॉर्म करता है, वो नहीं होने की वजह से किडनी में अकुमुलेशन होने लगता है, और वो पूरे पार्ट्स में होता है, लेकिन स्पेशली ये आंखों के नीचे होने लगता है, और उसको वाटर बैग्स बोलते हैं। इन बोथ स्टेजेस बोथ बिकम जनरलाइज्ड। और जब ये एंकल के पास होता है तो उसको देख के हम पहचानते हैं कि अच्छा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा। और लो प्लाज्मा, फाइन, ये लीवर डिजीज का है। पहला ड्यू टू द लो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड है जो एंकल के पास होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है, और आंखों के नीचे होता है, वो रीनल एडिमा होता है। मतलब वो हम समझते हैं कि वाटर एनर्जी का गड़बड़ होना। थर्ड है मिक्सोडेमेटिस के लिए ऑन फेस, नेक, डॉर्सम ऑफ हैंड, देन टंग, नोज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इसमें पूरा फेस से नेक के ऊपर, और नेक में ये चीज आ रहा, हैंड में भी आता है, तो फेस में स्वेलिंग रहता है। टंग भी, जब टंग बाहर पेशेंट निकालता है तो टंग भी मोटा और स्वेलिंग दिखाई देता है, एंड नोज भी स्वेल रहता है। ओरल कैविटी, पूरे ऐसे फेस पेशेंट का देख के लगता है फेस पूरा स्वेल किया हुआ है। बाद में लैरिंग्स भी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इफेक्ट करता है। एंड फाइलेरियल में, मतलब जिसमें देखा गया है कि नॉन पिटेबल में, वो लेग्स में है, देन स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले शुरुआत होता है लेग्स से, लेकिन बाद में वो जब ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होने लगता है तो पूरे पार्ट में बढ़ने लगता है। थर्ड है अन्य सिम्टम्स क्या क्या होता है।
एडिमा ड्यू टू द हाइपोप्रोटीनियमिया में क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। उस एनीमिया में पता है आयरन की कमी की वजह से ब्लड की कमी हो जाता है, लो एनर्जी फील होता है, तो इसमें फिर एनीमिया कॉज हो जाता है, एनॉक्सिया होता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और एबनॉर्मल आरबीसी हो जाता है। ब्लड का कमी होने में आरबीसी का, क्योंकि यही आरबीसी है जो ऑक्सीजन से ऐड होता है और ये इसमें राइबो न्यूक्लियस सेल, तो इसमें आयरन इसमें कंटेंट होता है, तो ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है एक साथ। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक है निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, मतलब बैलेंस है जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो निगेटिव हो जाता है। सेकेंड है कार्डियक एडिमा का थर्ड सिम्टम्स क्या है, एनीमिया होता है, एनॉक्सिया भी हो जाएगा और साइनोसिस, हाइपरटेंशन होता है, हेपेटोमेगैली हो जाता है। हेपेटो मतलब लीवर और मेगैली का मतलब स्वेलिंग, राइट सर? जी तो हेपेटोमेगैली हो जाता है। और ये नेक्स्ट है पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स तक पहुंच जाता है, एंड डिस्पीनिया, शुरुआत है ये हार्ट से, मतलब कार्डियक एनीमा है, लेकिन क्योंकि अगर वो धीरे धीरे जब बढ़ता है, शुरुआत में सिर्फ है कि एंकल में दर्द होता है, फुट के डॉर्सल साइड में स्वेलिंग होता है, लेकिन जब अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो इसका ज्यादा अगर वर्स्ट कंडीशन देखना है तो इसमें भी एनीमिया हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ ब्लड है, वीकनेस है, आरबीसी का कमी है, एनॉक्सिया है, साइनोसिस, हाइपरटेंशन हो जाता है, हेपेटोमेगाली लीवर तक स्वेल कर जाता है, इसका इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंचता है, तो पल्मोनरी कंजेशन मतलब लीवर में सॉरी लंग्स में कंजेशन हो जाता है, एंड फाइनली डिस्पीनिया हो जाता है। रीनल एडिमा का थर्ड अदर सिम्टम्स है, मतलब वर्स्ट कंडीशन का ओलिगोरिया, प्रोटीनयूरिया, हाइपोप्रोटीनिया। हाइपो का मतलब कमी, प्रोटीन का कमी हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ प्रोटीन बॉडी से ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, सीरस कैविटीज, प्लूरल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल इन्वॉल्व। प्लूरल का लंग से रिलेशन है, पेरिटोनियल आई थिंक स्टमक एब्डोमिनल एरिया का, यस पेरिकार्डियल कार्डियक के चारों तरफ का, तो ये सब सभी इसमें धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो सब कुछ हो गया, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी पूरा एब्डोमिनल पार्ट सब कुछ, और ये ऑलरेडी ये किडनी का है ही। हाई यूरिया प्लाज्मा लेवल, और हम यूरिन में यूरिया का और प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है। देन है मिक्सोडेमेटिस में सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड, मतलब कोल्ड ज्यादा फील होता है, एंड ड्राई स्किन, लॉस ऑफ हेयर, स्किन है जो ड्राई हो जाते हैं, लॉस ऑफ हेयर, हेयर भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, एमेनोरिया होता है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, वॉइस हॉर्स घोड़ी आई मीन आवाज चेंज हो जाता है, फील वो लैरिंग्स का उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ऊपर ही उसमें लिखा है लैरिंग्स में भी वो स्वेलिंग हो जाता है, इसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आके घोड़े जैसा आवाज हो जाता है, जो कोल्ड लगने के बाद भी वैसा आवाज होता है। राइज इन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स स्लो, पल्स है जो स्लो हो जाता है, मतलब हार्ट तक का इन्फेक्शन पहुंच जाता है, पल्स स्लो हो जाता है, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर है जो बढ़ जाता है। लास्ट वन है फैलेरियल, तो ये लिम्फ से रिलेटेड है, वो बोला उसमें रीजन था कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज है, फर्स्ट सिम्टम में दिखा रहा था कि लेग्स और अदर पार्ट्स में, स्पेशली पहले लेग्स में देखते हैं स्वेलिंग, अदर सिम्टम्स इसका फाइलेरिया का क्या है कि लिम्फेटिक गिल्ट, ये ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, एंड स्पेशली थाई के आई मीन ग्रोन एरिया में, आर्म पीट में और नेक के पास, और एलिफेंटेसिस, इस पैर को ही एलिफेंटेसिस कहते हैं, जब फाइलेरिया बहुत बढ़ जाता है एक्चुअली वो एलिफेंट की तरह हो जाते हैं पैर, एकदम धम धम और बहुत हेवी होता है,
और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ऊपर चढ़ता है तो भी एकदम काफी मोटा रहता है। हाइपरप्लाज्मिया ऑफ द स्किन, साइलोरिया, स्नोफीलिया। स्नोफिल होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और जब भी ऐसे भी स्नोफिल जब बढ़ा हुआ रहता है तो आप थोड़ा सा भी स्वीट खाओ या शाम होता है तो काफी खांसी होने लगती है। तो ये फाइलेरिया का अदर सिम्टम्स है। कार्डियक एडिमा ड्यू टू द backward failure of the right ventricle cause increased venous pressure, then increased fluid transfusion. जो सेकेंड कॉलम है, जो कार्डियक एडिमा होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है तो उसको बॉडी में जाना चाहिए ब्लड, लेकिन वो बॉडी में ब्लड नहीं जा करके बैक फ्लो हो जाता है, इसका मतलब आर्टरियम में चला जाता है, और जिसकी वजह से वेनस प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बाद फ्लूइड का ट्रांसुडेशन बढ़ जाता है, और इस तरह से वो कार्डियक एडिमा कॉज कर जाता है। और ये सब पिटिबल होता है। कार्डियक, रीनल और लीवर, ये तीनों में जब हम इंडेक्स फिंगर से प्रेस करते हैं तो गड्ढा बनता है, और जबकि मिक्सोडेमेटस और फाइलेरिया में गड्ढा नहीं बनता। एक्चुअली मैंने सभी लोग देखे होंगे फाइलेरियल पेशेंट को, वो गड्ढा बनने के लिए जगह ही नहीं होता, इतना फुला रहता है और स्किन इतना मोटे हो जाते हैं, वो सचमुच में एलिफेंट की तरह फोल्ड होके नीचे गिरने भी लगते हैं। रीनल एडिमा, लो ब्लड सप्लाई टू किडनीज, क्योंकि उसमें ब्लड वहीं से फ्लो करता है, पूरे बॉडी का वुमेन्स कैप्सूल से फ्लो होता है और वहां से एब्जॉर्प्शन करता है वाटर को और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब वो काम ही नहीं कर रहा है और वो जब ब्लॉकेज हो जाता है तो किडनी को ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि ब्लड वहां पे फॉर्म ही नहीं कर रहा, तो किडनी को नहीं मिलता है। उसकी वजह से लो फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि यूरिन में वाटर और सॉल्ट ही तो होता है। वहां पे ब्लड से आयंस को, वाटर को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके अलग किया जाता है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं वुमेन्स कैप्सूल में। और ग्लोमेरुलस जो यूनिट है वही होता है वुमेन्स कैप्सूल में, लेकिन वो काम नहीं करने की वजह से ठीक से यूरिन फॉर्मेशन नहीं हुआ, किडनी को ब्लड अच्छे से नहीं मिला और वो वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन हो जाता है। देन बिसाइड अदर देन एडिमास आर edema of an arm due to the malignant axillary glands pressing axillary vein. कभी कभी किसी कंडीशन में जब कैंसर, मैलिग्नेंट एक्सिलरी का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ कैंसरस थिंग है, तो और वो जैसे अभी मैंने बताया भी कि ये ग्रोन एरिया में और एक्सिलर के पास बहुत ज़्यादा नोड्स होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, तो वो क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है तो वो ठीक से पास नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। लेकिन इन सारे रीजंस के बावजूद भी स्वेलिंग हो सकता है अगर वहाँ पे कोई नोड हो गया है जो मैलिग्नेंट हो, तो भी वो वेन को वहाँ पे ब्लॉक करते हैं और एडिमा हो जाता है। एडिमा ऑफ ए लॉग ड्यू टू द थ्रोम्बोसिन ऑफ द पॉप्लिटियल और फिमोरल वेन्स। लेग का है, लेग का। ओके सर, ये लॉग ओके ओके लेग, मेरे बुक में पता नहीं क्यों लॉग लिखा, आई एम सो सॉरी। एडिमा ऑफ ए लेग, पैर में स्वेलिंग होता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब अगेन ब्लॉकेज ठीक से पास नहीं होता है, किसका, पैपिलियल और फ्यूमरल वेन्स का। तो जब वहाँ पे अगेन यहाँ पे जो भी निकलना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन में, न्यूट्रिशन, आदान प्रदान, ऑक्सीजन, सब कुछ वो ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है। एडिमा ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू द इंट्राथोरेसिक ट्यूमर प्रेसिंग सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को आर्टरीज में डालता है, तो क्योंकि वो अब वहाँ पे कुछ ट्यूमर वगैरह हुआ है तो वो नहीं जा रहा है देन वहाँ पे एडिमा हो जाता है, क्योंकि ठीक से ब्लड वहाँ पे सर्कुलेट नहीं हो रहा है, अगेन टॉक्सिन जमा हो रहा है एंड एडिमा हो जाता है। तो दिस इज द इंट्राथोरेसिक ट्यूमर। थोरेसिक रीजन जो चेस्ट का रीजन है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं, और वहाँ पे
सुपीरियर वेना कावा, वहीं से ब्लड को, ऊपर पार्ट्स के ब्लड को लेकर हार्ट में जाता है, तो वो ब्लॉकेज होने की वजह से ठीक से सर्कुलेशन नहीं होता और वहाँ एडिमा होता है। एडिमा ऑफ सीरस कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन एंड एसाइटिस। सीरस का ये जो लंग्स का पार्ट है, लंग्स के जो चारों तरफ उसको सीरस कैविटी बोलते हैं, राइट सर? जी तो उसके और वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लंग्स को बचाने के लिए उसके तरफ जो कैविटी है, हम उसको सीरस कैविटी बोला जाता है, और उसमें फ्लूइड भी होते हैं। लेकिन वो प्लूरल इफ्यूजन होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड पेरिटोनियल इफ्यूजन, और बाद में ये साइटिस हो जाता है। इस यहाँ पे एक्सचेंज होता है, लेकिन एक्सचेंज नहीं होने की वजह से अब वहाँ पे जब वाटर एक्सचेंज अकुमुलेट हो रहा है, किसी भी तरह का फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, तो और उसको एसाइटिस नहीं कहते हैं जब उसमें पानी भर जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एसाइटिस का मतलब लंग्स में पानी भर जाना, एंड दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। तब उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार के एडिमा को तर्जनी से दबाने पे या तरल पास के रिक्त स्थानों पे मूव कर वहां एक गड्ढा छोड़ देता है, और बाद में तरल के पुनः वापस आने पे वो सामान्य त्वचा दिखाई देने लगती है। जब इंडेक्स फिंगर से या कैसे भी उसको जब प्रेस करते हैं तो पिट बनता है, थोड़ी देर छोड़ते हैं तो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस प्रकार के एडिमा को निम्न 2 कारण होते हैं। यहाँ पे नीचे दिखाया बताया जा रहा है कि व्हाट आर द रीजंस, कि इसका जो एडिमा है उसका क्या रीजन है। असामान्य स्थितियों में रक्त कोशिकाओं कैपिलरी से प्लाज्मा का लीक कर जाना, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन कॉज हो जाता है जब कैपिलरीज मीन्स वेन नर्व्स का भी छोटा पार्ट एकदम जो ऐसे एकदम डीप में जो जा रहा है, वेरी थिन, तो वो कैपिलरीज में प्लाज्मा है वहां से लीक हो जा रहा है। कैपिलरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना, जैसे आवश्यकता से अधिक ट्रांसफ्यूजन होने पे किडनी में फिल्ट्रेशन ना होना। ये जब कैपिलरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रेशर बढ़ प्रेशर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो लीक कर जाता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आवश्यकता से अधिक ट्रांसफ्यूजन होने पे किडनी में फिल्ट्रेशन का ना होना। किडनी अगर वहां पे ट्रांसफ्यूजन ज्यादा है तो किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं होता, उसी तरह से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है कैपिलरीज में, तब यहाँ पे उस तरह का एडिमा होता है। सेकेंड है प्लाज्मा का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर सामान्य से घट जाना, जैसे हाइपोप्रोटीनेमिया भोजन न मिलने पर या मूत्र में एल्बुमिनिया होने पे। हाइपोप्रोटीनेमिया प्रोटीन का कमी हो जाना, मतलब आइदर हम भोजन में कमी ले रहे हैं या प्रोटीन का लॉस भी हो जाता है बहुत सारे डिजीज में, तो भी ये कंडीशन कॉज होता है। और जैसे यूरिन में एल्बुमिन ज्यादा निकलने लगता है तो हम उसको एल्बुमिनेरिया बोलते हैं। तो कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर है जो नॉर्मल कंडीशन से घट जाता है, उसका एग्जाम्पल दिया है हाइपोप्रोटीनेमिया का और एल्बुमिनेरिया का। तो ऐसे कंडीशन में भी एडिमा कॉज होता है। थर्ड वन है कोशिका मेम्ब्रेन से असामान्य रूप से एक्स एक्स ऑस्मोसिस या परमेबिलिटी बढ़ जाना, जैसे अधिक उल्टी होना, एक्सेसिव वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन होना, अधिक रक्त बह जाना, आई मीन ब्लड लॉस। ये सभी तीनों कंडीशन में हो रहा है। ब्लड का लॉस हो जाना, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है तभी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे आयंस को वाटर के साथ बाहर निकाल देते हैं जो हमारे स्टमक में है, और किसी और रीजन से डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, चाहे हीट हो जाना या हमने पानी ही कम पिया या हम ज्यादा देर धूप में रहे और पानी कम लिए, तो किसी भी रीजन से ब्लड लॉस हो जाना या डिहाइड्रेशन होता है या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये तीनों में देखना है कि फ्लूइड का हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है। तो ये ऐसा हो जाने से भी ये एडिमा कॉज होता है। लिम्फेटिक प्रवाह में अवरोध,
वो पहले भी फाइलेरिया में दिखाया हुआ था कि लिम्फेटिक सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी का इम्प्योरिटीज है, जो भी बॉडी का हमारा टॉक्सिन्स है, जो लिम्फ के साथ बाहर निकलता है और वो बाद में जाके ब्लड से में मिलता है, बट उसके ब्लॉक हो जाने की वजह से वो नहीं काम करता है, तो लिम्फेटिक फ्लो होता है, उसे फाइलेरिया बोलते हैं। नॉर्मली ये फाइलेरिया बोलते हैं, बट कभी कभी अगेन अगेन विथ फीमेल जब बहुत देर बैठी रहती हैं, खासकर चेयर पे, तो पीछे का वेन्स और नर्व ये सब बहुत देर तक प्रेस होता है, तो वहां पे सर्कुलेशन नहीं होता है। पैर को नीचे लटकाकर बस में या कहीं गाड़ी में बहुत देर तक सफर में बैठी रहने से भी फिर देखते हैं कि पैर है जो स्वेलिंग कर जाता है। वो फाइलेरिया नहीं है, लेकिन उसका भी यही रीजन है कि हम एक ही जगह पे रहे तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं हुआ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम दोनों ही काम नहीं हुआ कुछ देर के लिए, तो बॉडी का टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकला और वहां पे रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तब भी कुछ देर के लिए एडिमा हो जाता है। ये क्यूरेबल है, बट ये ऐसा मेनली फीमेल्स में देखा गया है। इसमें मैडम ऐसा है, ये देखिए इसमें जो 2 पॉइंट बहुत बढ़िया बताए गए हैं। जो असामान्य स्थितियों में रक्त कैपिलरी से प्लाज्मा लीक कर जाती है, यानी प्लाज्मा हमारी किसमें है, कैपिलरी में है, ब्लड, तो ब्लड ब्लड, वेसल्स में है। अब वेसल्स में दो शक्तियां काम करती हैं ब्लड को रोकने के लिए। एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और दूसरा है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता क्या है, जैसे आप लोग देखा कि अगर कोई नल लगा हुआ है तो जो नीचे वाले तल्ले में लोग रहते हैं उसमें आप पानी का फ्लो अधिक होता है, और ऊपर वाले जो होते हैं और टंकी जो है सबसे ऊपर फ्लोर में लगी हुई है, तो अगर 5वें 6वें फ्लोर में है तो वहां पानी का प्रवाह कम होता है, और जो फर्स्ट फ्लोर में है या ग्राउंड फ्लोर में है वहां पानी का प्रवाह अधिक होता है। तो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वो उस वजह से होता है। तो अगर कैपिलरी में कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, इस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो वही प्लाज्मा जो है लीक करके बाहर चली जाएगी। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, जो कोई भी प्लाज्मा या कोई भी जो तरल है जो अपना आपको कैपिलरी में वेसल्स में है, उसके दो प्रेशर काम करते हैं। उनमें कुछ केवल तरल तो है नहीं, कुछ और भी सब्सटेंस है। इन सब्सटेंस का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एल्बुमिन ग्लोबुलिन। तो ये जो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का काम होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वो है, समझ लीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं और दरवाजा बंद है, तो अगर कोई दरवाजा मान लीजिए खुलने वाला हो तो 4 आदमी इधर से ढकेल रहे हो और 2 आदमी उधर से ढकेल रहे हो, तो यानी अगर दोनों बराबर ढकेल रहे होंगे तो दरवाजा वैसे दशा में रहेगा। लेकिन अगर बाहर से प्रेशर बढ़ गया तो अंदर लोग आ जाएंगे, और अंदर वाला प्रेशर बढ़ तो बाहर की ओर दरवाजा खुल जाएगा। तो यही जो है हाइड्रोस्टेटिक जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मान लीजिए घट गया तो प्रेशर क्या होगा, तो जो प्लाज्मा वाले तो उसमें जो है बाहर बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा अपने को। ये प्रेशर की वजह से ही प्लाज्मा में तरल या कोई भी रक्त एग्जिस्ट कर रहा, अगर ये घट गया, सामान्य से घट गया, तो क्या करेगा, ये बाहर की ओर चला जाएगा, रोक नहीं पाएगा, तो वो बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये कारण है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर 1 BHB। ठीक है, चलिए बढ़े। थैंक यू सर। उपरोक्त विविध इडिमा को अध्ययन हेतु निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है रक्त कोशिकाओं में प्रेशर बढ़ना, अत्यधिक जल एवं लवण का रुकना, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, किडनी फ्लेयर, हार्मोन एल्डोस्टेरॉन की मात्रा का बढ़ना। यहाँ पे बता रहा है कि अगेन इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर में ही कि वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन बढ़ जाता है, तो इसे किडनी फ्लेयर हो जाता। अच्छा, किडनी फेलुअर लिखा है, किडनी फेलुअर है, हार्मोन एल्डोस्टेरोन का भी मात्रा बढ़ जाता है। लो आर्टेरियल रेसिडेंस फोर्स, जब हाई फीवर होता है या ऑटोनॉमिक सिस्टम का इनएक्टिव हो जाता है, तो इस कंडीशन में लो आर्टेरियल रेसिडेंस फोर्स हो जाता है। धमनी फैलाने वाली दवाओं का प्रयोग करना,
अच्छा, वाइसोडाइलेटर ड्रग्स, स्पेशली जिसका मतलब कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, जिनका पतला हो गया है वेन्स और आर्टरीज, तो ऐसे दवा लेते हैं। तो ये दवा का यूज करने की वजह से भी ये कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है। सिराओं में प्रेशर बढ़ना, वेनस ब्लड का बढ़ जाना, हार्ट फेल, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, स्केलेटल मसल्स पैरालिसिस, ये सारे कंडीशन दिए हुए हैं जिसकी वजह से कि वेनस में प्रेशर बढ़ता है। जब हार्ट फेल्योर होता है तो वो मसल्स, हार्ट फेल्योर होने का बहुत सारा रीजन है, तो वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते हैं तब भी हो जाता है। और सिराओं में अवरोध होता है, वेनस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर स्केलेटल मसल्स पैरालिसिस होता है। तो दिस आर द रीजन फॉर इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर। ये एक ऐसे बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, जो कि ये एडिमा के टाइप्स को आगे डिवाइड किया गया है। सेकेंड है प्लाज्मा प्रोटीन स्तर घट जाना, मतलब ब्लड में लो प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन का घट जाना। एल्ब्यूमिनेरिया, उसमें होता ही है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये नेफ्रोटिक का मतलब ही किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन इज द सेल यूनिट ऑफ किडनी। सेकेंड है त्वचा के बर्न ऑफ त्वचा, मैं से इसमें पढ़ती हूँ सर, बर्न्स कॉजिंग प्रोटीन डैमेज। ओके, जब भी कुछ जलता है तो Okay. ऑब्वियसली बॉडी में, हमारा बॉडी तो प्रोटीन का भी बना हुआ है, तो जब वो जलता है तो वाटर, इसलिए बॉडी तो डिहाइड्रेट भी करता है क्योंकि वाटर का लॉस होता है, साथ में प्रोटीन का डैमेज हो जाना। प्रोटीन जल्दी, जब फीवर भी होता है इसीलिए बोलते हैं हाई फीवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम हेड के ऊपर ठंडा रखते हैं क्योंकि प्रोटीन है जो इनएक्टिव हो जाता है और प्रोटीन डैमेज हो जाता है एक हाई टेम्परेचर में। तो जब जल रहा है तो प्रोटीन है जो डैमेज हो जाता है। लेसर प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन का सिंथेसिस ही कम हो रहा है, चाहे हम कम खाना कम प्रोटीन ले रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हो, उसका रीजन है कि माल न्यूट्रिशन, या प्रोटीन का सिंथेसिस ही ठीक से नहीं हो रहा। हम प्रोटीन खाना तो ठीक से खा रहे हैं, बट वो फॉर्मेशन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होना चाहिए फूड के बाद, वो नहीं हो रहा है। तो इन सारे कंडीशन में भी लो ब्लड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होता है। थर्ड है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कि अभी आपने बताया सर, मतलब कैपिलरी का ही परमेबिलिटी बढ़ गया है। उस कंडीशन में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। बॉडी में जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो हिस्टामिन का सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी कैपिलरी का जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी का मतलब होता है जो इसकी लेयर है, इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो आदान प्रदान होता है उसको परमेबिलिटी कहते हैं, और वो बढ़ जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो भी क्या होता है कि अपना ही सेल, अच्छे सेल्स को भी समझने लगते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और वो अपने सेल को मारने लगते हैं। जैसे कि हम, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है हमारे बॉडी का, इसीलिए उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब हम अपने ही घर वालों को ये सोच के मारने लगते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, तो दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब होता है तो हिस्टामिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है और वो कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। सेकेंड है रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, इंडोजीनस और एक्सोजीनस, दैट इज द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये जब टॉक्सिन्स रिलीज होता है, मतलब हम जब भी कुछ अटैक हुआ, वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक, तो कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में छोड़ते हैं। तो वो टॉक्सिन से जो रिलीज होता है उसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी की वजह से भी। नेचर ऑफ एडिमा, एडिमेटोस फ्लूइड, एडिमा में जो फ्लूइड है उसका भी नेचर हमें पढ़ना है।
मतलब वो जो जिसकी वजह से एडिमा हुआ है, जिसकी वजह से स्वेलिंग है, उसका फ्लूइड का क्या नेचर है। इन कंपोजिशन ऑफ एडिमा मैटर्स फ्लूइड इज ऑलमोस्ट लाइक द लिम्फ। जैसा हमारा लिम्फ होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही उसका जो एडिमा का फ्लूइड है वो है। एलिमेंट है वाटर, तो लिम्फ में वाटर का कंपोजिशन है 94%। एडिमा में भी जो फ्लूइड पाया जाता है उसका वाटर का कंपोजिशन है, प्रोपोर्शन है 94%। सॉलिड्स है, एडिमा में जो फ्लूइड है उसका 6%, 6 ग्राम%। एंड लिम्फ में भी 6 ग्राम%। सो पहले ही बताया गया ऑलमोस्ट वो लिम्फ से मैच करता है। इनऑर्गेनिक परसेंटेज है 0.9 ग्राम%, लिम्फ में भी 0.9 ग्राम%, ऑर्गेनिक 5.1 ग्राम%, लिम्फ में भी 5.1 ग्राम%, प्रोटीन 3 to 4 ग्राम%, लिम्फ में प्रोटीन थोड़ा कम होता है 2 to 4.5 है, जबकि यहाँ पे 3 to 4 है। लिपिड्स का प्रोपोर्शन है एडिमा के फ्लूइड में 5 to 6 ग्राम%, एंड वहाँ लिम्फ में है 5 to 15 ग्राम। मतलब लिपिड्स है जो लिम्फ में ज्यादा है स्लाइटली। ग्लूकोज 120 मिलीग्राम%, एंड ग्लूकोज का लिम्फ में ज्यादा है, दैट इज द 132 मिलीग्राम%। यूरिया फ्लूइड में, आई मीन एडिमा के फ्लूइड में 20 मिलीग्राम% है, लिम्फ में 23 ग्राम% है। केराटिनिन 1.2 मिलीग्राम%, फ्लूइड एडिमा के फ्लूइड में, लिम्फ में 1.4%, 1.4 मिलीग्राम%। क्लोराइड 710 मिलीग्राम%, लिम्फ में 711 मिलीग्राम%, ऑलमोस्ट सेम। कैल्शियम 9 मिलीग्राम%, लिम्फ में 9.8 मिलीग्राम%। फॉस्फेट 5 मिलीग्राम%, लिम्फ में 5.9। लिम्फोसाइट्स एडिमा में नहीं होता है, जबकि लिम्फ में, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही है, तो 500 to 700 माइक्रो मिलीमीटर क्यूब। ओके, 500 to 700 मिलीमीटर पर क्यूब। सर ये सही है? इसको जी कैसे पढ़ते हैं? क्यूबिक, हाँ क्यूबिक मिलीमीटर जी, पर क्यूबिक मिलीमीटर इतना इतना होगा। क्यूबिक, या सो एडिमा के फ्लूइड में लिम्फोसाइट बिल्कुल नहीं होता है, जबकि लिम्फ में 500 to 700 मिलीमीटर है। कोगुलेशन इसमें नहीं है, जबकि लिम्फ में कोगुलेशन होता है। तो इस तरह से देखा गया है कि ऑलमोस्ट सेम है एडिमा फ्लूइड और लिम्फ में। स्लाइटली लिम्फोसाइट हम याद कर सकते हैं कि इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और जबकि वहां पे होता है। एंड ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली लिपिड्स उसमें ज्यादा होता है एंड ग्लूकोज ज्यादा है, यूरिया थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट, कार्डियक एडिमा। शरीर की शिराओं द्वारा हृदय को रक्त की आपूर्ति कम होने पे रक्त शिराओं में भर जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं वीनस कंजेशन। 1 सेकेंड से। When venous blood supply to heart is low due to the venous congestion in the blood supply to heart tissue, also reduces causing cardiac failure. In such condition, the blood supply to kidney secretes renin enzyme which forms the angiotensin hormone, and aldosterone from the adrenal cortex lower excretion of water and salt from the kidneys. This further causes edema in heart. Mild swelling appears in whole body, but first it's seen in the legs. यहाँ पे ये बताया गया कि कार्डियक एडिमा जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जो भी हमारा बॉडी का वेंस है जो कि ब्लड को सप्लाई कर रहा है, हृदय को सप्लाई करता है, कार्डियक ब्लड, ओके, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से कि
हार्ट के टिश्यूज को रक्त नहीं मिल पाता है जितना कि नॉर्मल होना चाहिए, तो उसको कार्डियक फेल्योर कहते हैं। इस दशाओं में किडनी को भी रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्लड में ही वो वहां पे भी फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, तो किडनी को भी नहीं मिल रहा है एंड हार्ट को भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वीनस है जो पतला हो गया है। अतः बचाव प्रतिक्रिया के अंतर्गत किडनी से रेनिन, तो हमारा बॉडी में खुद से हील होने की ताकत है, तब जब इससे बचने के लिए क्या होता है कि किडनी है जो रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो किडनी के बाहर, एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर होता है, राइट सर? जी, ऐसा एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो एल्डोस्टेरोन निकलता है, तो वर्चुअली क्या है कि किडनी का और लंग्स का फंक्शन इस तरह है कि जब कभी किडनी से ये कार्डियक फेलियर हो रहा है, तो मान लीजिए जल रक्त की आपूर्ति कम हो रही है, तो अब हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो शुरू करता है। तो यानी किडनी से एंजियोटेंसिन हार्मोन निकलता है, और एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 मिल करके या ये लंग्स में भी जाता है, और दोनों मिलकर के ये बचाव प्रतिक्रिया में प्लस एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है कि आपको जो भी एल्डोस्टेरोन का अधिक प्रभाव होने लगेगा उससे, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तुरंत जो आपका किडनी से निकल रहा हुआ रक्त वो जल, तो उस जल को और साल्ट को, मिनरल्स को रोक लेता है, ताकि आपके उसमें रक्त की संख्या, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाए, बैलेंस, ये बैलेंस करने के लिए। जी, ओके। एंड इस प्रकार हृदय के रोगी में एडिमा शोथ का लक्षण आ सकता है। यूं तो पूर्ण शरीर में हल्की सूजन रहती है, परंतु पाँव में सबसे पहले नोटिस किया जाता है। जो रोगी बिस्तर पर लेटे रहते हैं उनमें सूजन अनेक उनके सैक्रम, लंबर रीजन तथा जेनाइटल्स में पहले आती है। जो लोग बेड रिडन पेशेंट हैं उनमें, क्योंकि जब हम चलते फिरते या बैठे रहते हैं तो पाँव में सबसे पहले नोटिस किया जाता है, लेकिन जो बेड पे लेटे हैं उनको सैक्रम रीजन में, लंबर रीजन में और जेनाइटल्स रीजन में स्वेलिंग ज्यादा देखा गया, क्योंकि बॉडी है जो इस पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पे एडिमा का ज्यादा रिटेंशन हो जाता है। मतलब एडिमा वहाँ है क्योंकि रिटेंशन वहाँ ज्यादा होता है। हाँ, क्रॉनिक, हम लोग नॉर्मली मानते हैं मैडम कि जो पैर का एडिमा है, ये पैर में सूजन होती है, तो हम लोग मान रहे हैं नॉर्मली कि किडनी की प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे हम लोग कहते हैं कि किडनी की वजह से नीचे होता है और हार्ट और लंग्स की वजह से ऊपर की स्वेलिंग होती है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, कभी कभी अगर हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो भी हल्की सूजन आपके एंकल्स के पास आएगी, और क्योंकि फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट नीचे से ऊपर अगर जब तक ब्लड जाएगा नहीं तब तक जो है, और वो हार्ट की क्षमता है, तो हार्ट की क्षमता कम होने पर भी आपके पैरों की स्वेलिंग हो सकती है। यानी हमारा अटेंशन ये होना चाहिए कि जैसे ही पैर की स्वेलिंग हो तो भी हमको किडनी के साथ हार्ट को ही देखना चाहिए, और इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि किडनी और हार्ट एक ही एक्सिस पर नीचे और ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, किडनी जल तत्व का कंट्रोलर है, और हृदय जो है वो रक्त का कंट्रोलर है जो अग्नि तत्व है। तो दोनों जल तत्व और अग्नि तत्व के माध्यम से ही हमारा शरीर चल रहा है। इसलिए हम लोग को ये यहाँ दृष्टि दे रहे हैं कि अगर पैरों में हल्की सूजन आ रही है तो हमारा ध्यान कार्डियक एडिमा की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक, यस सर। उसके पहले भी वो जो हमने पढ़ा था, जो कॉलम बना था उसमें भी लिखा है जी, कि रीनल एडिमा में था कि फेस के आईज के नीचे वाटर बैग्स बन जाते हैं। हाँ, और इसमें हो गया क्या? ओके। और जब हम, लेकिन कार्डियक एडिमा होता था तो पैरों में भी दिखता है, डॉर्सम पार्ट हाँ, ऑफ लेग्स में एज वेल एज एंकल में रिटेंशन होता है। जी, तो उसी को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है कि पहले तो स्लाइटली पैर में देखा जाता है और बाद में बढ़, लेकिन जब बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें इन पोर्शंस में भी स्वेलिंग आ जाता है। क्रॉनिक हार्ट पेशेंट में
यह सूजन संपूर्ण शरीर में जनरलाइज हो जाता है। एडिमा तरल में मौजूद प्रोटीन के कारण रक्त में प्रोटीन की कमी आ जाती है, क्योंकि वो प्रोटीन एडिमा में जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मतलब वहां पे रिटेंशन हो रहा है, इसलिए ब्लड का प्रोटीन घट जाता है। अतः प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम कम। होने की स्थिति में अधिक ध्रुव हो जाती है, हाइपोप्रोटीनीमिया लीडिंग टू लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, या वहां पे प्रोटीन का कमी हो जाता है और वो लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज करता है। इस शोथ को घटाने हेतु प्रथमतः शिराओं में रक्त प्रवाह सामान्य होना करना होगा और द्वितीय चरण में हृदय की पंप क्षमता सुधारनी चाहिए। तो सबसे पहले कैपिलरीज में, वेन्स में अच्छे से ब्लड का फ्लो हो, फर्स्ट वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। और सेकेंड, हार्ट का पंप क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि सर्कुलेशन बढ़ जाए। नेक्स्ट, पल्मोनरी एडिमा। फेफड़ों के रक्त रोगग्रस्त होने पे यदि रोगी का हृदय ठीक है और रक्त में प्रोटीन सामान्य स्तर पे है तो शरीर में सूजन नहीं आता। अगर कोई भी लंग से रिलेटेड पेशेंट है और उसका हार्ट बिल्कुल ठीक है तो ब्लड में प्रोटीन का लेवल नॉर्मल रहता है और तो बॉडी में बिल्कुल एडिमा दिखाई नहीं देता है। लेकिन पल्मोनरी एडिमा रोग की वह दशा है जिसमें फेफड़ों में एल्वियोली तरल से भर जाता है और इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान कमजोर पड़ जाता है। एल्वियोली में ही ऑक्सीजन और CO2 का O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। हम जब एयर लेते हैं तो वहां से ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू ही ब्लड जो वहां से क्रॉस करता है ऑक्सीजन को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है और CO2 को वहां पे रिलीज कर देता है। लेकिन क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ तो उसका क्षमता घट गया है। पानी भरने की वजह से वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है और इस स्थिति में आदान प्रदान नहीं कम हो जाता है या नहीं भी होता है। लेफ्ट हार्ट फेल्यूर की दशा में रक्त फेफड़ों में अधिक देर तक रुकता है, अतः कैपिलरी से तरल एल्वियोलाई भरने लगता है। इस दशा में सामान्यतः फेफड़ों का बेसल सेगमेंट सर्वप्रथम एडिमा ग्रस्त होता है। जब एडिमा एल्वियोली में वाटर भर गया तो ब्लड एक्सचेंज नहीं होता है और इस तरह से वहां पे पानी भर जाने की वजह से रिटेंशन होता है और तब जब हमारा लेफ्ट हार्ट काम नहीं करता ठीक से तो ब्लड है जो लंग्स में ज्यादा देर तक रुकता है और ज्यादा देर तक रुकने की वजह से वहां पे रिटेंशन ऑफ फ्लूइड ज्यादा होने लगता है। तब इस तरह से वहां पे एडिमा होता है। इस दशा में विचार बिंदु 3 है। फेफड़ों में रक्त प्रवाह सामान्य हो, एल्वियोली में सिक्रीशन सामान्य हो तथा एल्वियोलाई में एकत्र तरल बाहर निकाले जाएं। अगर जब इस तरह का पल्मोनरी एडिमा देखते हैं तो हमें ट्रीटमेंट के रूप में ये देखना है कि लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। तो वो सही होगा तो लेफ्ट जो दिखाया जा रहा है कि अगर लेफ्ट काम नहीं करता हार्ट तब यहाँ पे ब्लड ज्यादा देर तक रुकता है। तो कहने का मतलब कि जितना सामान्य देर तक रुकना चाहिए ब्लड को लंग्स में उतनी ही देर तक रुकना चाहिए। फिर एल्वियोली में भी सिक्रीशन सही ढंग से समान नॉर्मल रूप में होना चाहिए और जो भी वहां पे कुछ भी अगर अकोमुलेशन हो रहा है तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए। देन रीनल एडिमा, किडनी का एडिमा। कार्डियक एडिमा की भांति जो एडिमा किडनी की अक्षमता के कारण है वो रीनल एडिमा कहलाता है। सिंपल, वहां पे जो एडिमा किडनी में है और उसके एबनॉर्मलिटी की वजह से दैट इज नोन एज रीनल एडिमा, अर्थात इस एडिमा का प्राथमिक कारण किडनी द्वारा जल एवं लवणों का उत्सर्जन न हो पाना है। क्योंकि इसका रीजन पहले कॉलम में बताया गया बहुत अच्छी तरह से कि ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स वो या तो ब्लॉक हो जाता है या ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड का और सॉल्ट का, आयंस का ठीक से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। जब एक्सक्रीट नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं रिटेंशन होगा और इस दशा के कारण किडनी के नेफ्रॉन की अस्वस्थता है
वो नेफ्रॉन का ही है। वुमेन्स कैप्सूल है जो ग्लोमेरुलर ट्यूबल्स का बना होता है। तो वो नेफ्रॉन है जो दैट मीन्स ये दिखाता है कि नेफ्रॉन ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। नेफ्रॉन द्वारा ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्ट्रेशन समान स्तर से बहुत कम होता है। उसमें फिल्ट्रेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। ये सब अगर वो ऐसा अकुमुलेशन हो रहा है किडनी में तो उसके डिजीज का नाम है नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। शरीर में एकत्र होता जल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बढ़ता जाता है। अधिकांश रोगियों में यह सूजन चेहरे पर विशेष कर निचली पलकों के नीचे प्रथम लक्षण की भांति दिखाई पड़ता है। मरीज प्रातः जब सोकर उठता है तो उसे स्वयं या परिवार के कोई अन्य सदस्य इस सूजन को संज्ञान में लाता है। जब हम रात भर सो के जाग उठते हैं तो स्पेशली देखा गया है कि आंखों के नीचे वाटर बैग्स बने रहते हैं। जल एवं लवणों का समान अधिक मात्रा में होना मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अतः इस स्थिति में भी किडनी को स्वस्थ करने हेतु नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन क्षमता वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि नेफ्रॉन अगर ठीक से काम कर रहा है तो ही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सही ढंग से हो पाएगा, जिसको कि बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है मिक्सोएडिमेटस एडिमा। इस एडिमा का जिक्र यहाँ इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह समान एडिमा से अलग है। यह रोग थायरॉक्सिन के कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो हमको मालूम है कि थायराइड ग्लैंड से होता है। अगर वो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होता है तो हम इसको मिक्स एडिमेटस एडिमा बोलते हैं। इस हार्मोन की कमी होने पे एक विशेष तत्व माइकोपॉलीसेक्राइड त्वचा के नीचे के ऊतकों में सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या स्किन के जस्ट लेयर के नीचे है जहाँ की स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होता है। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है और ये विशेषकर कहाँ होता है? फेस पे, नेक में और सुप्रा क्लैविकल फोसा के पास, दोनों हाथों के पीछे। बिना इलाज की दशा में यह सूजन जीभ, नाक, मुंह, लैरिंग्स, ब्रोंकियाई तथा पाचन तंत्र के अंगों में भी आ जाती है। मतलब इस कंडीशन में जब हमारा थायरॉक्सिन घट जाता है, सिर्फ एक थायरॉक्सिन हार्मोन घट गया, तो ऐसे भी जब थायराइड होता है तो स्किन के भी सिम्टम्स को हम देखते हैं कि स्किन ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में अकुमुलेशन हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ दिखता है? फर्स्ट थिंग में हमें दिखता है फेस पे, नेक में और हाथ के पीछे बैक साइड में दिखता है। लेकिन अगर हम इसे कहने का मतलब क्रॉनिक अगर इसका पेशेंट होता है, मिक्स एडिमा का क्रॉनिक पेशेंट है, तब उसके टंग भी स्वेल हो जाते हैं, उसके नोज स्वेल हो जाते हैं, माउथ में स्वेलिंग हो जाता है, फिर इंटरनल ऑर्गन लैरिंग्स में हो जाता है, ब्रोंकिया जो कि लंग्स का पार्ट है, लंग्स में ब्रोंकियस होता है, ब्रोंक होता है, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियाई, देन एल्वुलाई। तो इस सब में अकुमुलेशन, फ्लूइड का अकुमुलेशन होने से वहां पे एडिमा फॉर्म कर जाता है और बाद में फिर डाइजेस्टिव टिश्यू में भी हो जाता है। इस दशा में सूजन ट्रीटमेंट का विषय नहीं होता है, अपितु थायरॉक्सिन का रक्त स्तर सुधारने के साथ साथ यह एडिमा स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम थायरॉक्सिन हार्मोन का उसमें बैलेंस कर दिया जाता है, थायरॉक्सिन को सुधार देते हैं, थायराइड ग्लैंड को ठीक करते हैं, तब ये एडिमा अपने आप ठीक होने लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। देखिए कितना बढ़िया चीजों का वो हुआ। अब देखिए एक चीज बहुत अच्छी किताब में दिया हुआ है, मैडम ने बहुत सारी चीजें डिटेल में बता दी अपने, मतलब अलग से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ कर से सारे एडिमा के बारे में हमको बता दिए करना क्या है। सब में लिखा हुआ है कि हमको इस वाले में है तो हमको ये करना, और हमको दृष्टि दे दिया इसी में कि अगर ऐसा एडिमा है तो हम किस तरह ट्रीटमेंट करें। पल्मोनरी वाले में कह दिया फेफड़ों में रक्त सामान्य प्रवाह कर दीजिए,
तो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ तो लंग्स का हो, लंग्स का ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो कोई ना कोई हमारे पास है लंग्स में, चाहे जैसे ट्रीटमेंट करें, चाहे चाइनीज में करें, चाहे हम उसमें करें। तो एक तो जैसे एल्यूनाइन है, एल्यूनाइन टोन कर देंगे तो भी रक्त वहाँ होने लगेगा। प्लस रक्त के जो हमारे हार्ट में जो पॉइंट है H9, H7, वो LU9, LU8, LU9, H7, तीन पॉइंट में से आपके आर्टरीज के भी पॉइंट है, तो वहां भी हो जाएगा। एल्वुलाइन में सिक्रेशन सामान्य हो जाए तो हम आयुर्वेदिक में ले सकते हैं कि एल्वुलाइन में जहां पर पॉइंट है उसका हम 4, 5, 6, 6 टोन कर देंगे। प्लस एल्वुलाइन में एकत्र तरल को बाहर निकालना है, तो अब उसमें जाना है मान लीजिए, तो आप तरल को बाहर निकालेंगे 2, 4, 6, 6 टोन कर दीजिए। तो एक तो ये तरीका है, और वो भी एल्वुलाइन लास्ट में 9th वगैरह में कहीं आएगी। इसी तरह रीनल एडिमा में भी उन्होंने कह दिया कि रीनल में करना क्या, ग्लोमेरुलस का ठीक करना है। तो हमारे लंग्स में जो रीनल वाले में किडनी में कहीं उसका ग्लोमेरुलस का जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम लोग जाएंगे फिंगर नंबर 4 में, अगर आयुर्वेदिक कर रहे हैं फिंगर नंबर 4 में, और वहां पर जाकर के उसको ठीक कर देंगे। 4, 5, 6 ऐसा कुछ करेंगे। मिक्सो डेमेटाइस एडिमा में इसमें केवल कुछ नहीं कहा, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि कुछ आप करना नहीं, थायरॉक्सिन करना। आप बोलिए कितना बढ़िया है। हमारे पास थायरॉक्सिन के लिए क्या क्या है, कोई बताना चाहेगा? थायराइड के लिए फिंगर नंबर, आयुर्वेदिक फिंगर नंबर, थायराइड फिंगर नंबर सर फिंगर नंबर 6 सर। 6, यस, फिंगर नंबर 6 में ट्रीटमेंट कर दीजिए मिडिल जॉइंट में, तो भी हो गया आपका। इसके अलावा अब चूंकि थायराइड है तो हमको और किसका करना चाहिए? सर ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ना ना ना, पिट्यूटरी है सर गले में होती है ना। अच्छा, हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस वही कंट्रोल वही है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का चाइनीज पॉइंट TW20, क्लियर। और थायराइड का भी हमारे पास पॉइंट होगा, डॉक्टर बॉल की उसमें होगा TW, वो भी TW या तो 1, 2, 3 में तीनों है। तो वहां पर दोनों ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हम थायराइड का ट्रीटमेंट जो है अपने आयुर्वेदिक में भी कर सकते हैं, और हम थायराइड का ट्रीटमेंट वहां करना, और थायरॉक्सिन करना है तो थायरॉक्सिन माने थायराइड। तो इतना ये किताब इस मामले में इसमें बढ़िया दिया है कि सारा उन बता दिया है कि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ऐसे बनाइए आप। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी जो है मैडम जो है इसमें अभी उनका एक चैप्टर और रह गया है, उस चैप्टर के बाद जो है मोर और लेस शायद हम लोग का खत्म हो जाएगा, या एक और कोई क्लास, 2 क्लास है क्या इसकी शायद। तो हम लोग जो है इस अपने वीडियो को शेयर करें, लोगों को भी प्रसारित करें, आपस में इंटरेक्ट करें। और इस BHB में जो ये परीक्षण वाली किताब है, इस किताब का प्रयोग ये है कि इसका उपयोग करके हम अपने प्रोटोकॉल के जो चाइनीज या आयुर्वेदिक के प्रोटोकॉल बना सकते हैं, और उनके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तभी हम लोगों को सार्थक होगा कि जो संस्थान का उद्देश्य है या मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसको सार्थकता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट के लिए ब्रेक दे रहे हैं, और फिर हम लोग 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद मिलते हैं। थैंक यू।